जन्नत के पत्ते बाब नंबर 6। उस रोज शाम में आयशा और बहारें जब अपने जानने वालों में किसी की फौतगी पे गई थीं तो हया ने घर ठहरना ज्यादा मुनासिब समझा, मगर अब तन्हाई काट खाने को दौड़ रही थी। वो सारा दिन इकट्ठी होती थीं, फिर रात को होटल ग्रैंड के गार्ड्स गेट पे, और वो दो गार्ड्स जो देसी के स्ट्रे पे आकर पहरा देते थे तो एक तहफ्फुज का एहसास घेरे रहता था। अलबत्ता अब वो बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। पहले तो वो ऊपर स्टडी रूम में आ गई जहां उसकी तस्वीर दीवारों पे आवीज़ा थी। इसे यूं अपनी तस्वीर इधर उधर देखकर हमेशा बहुत कोफ्त होती थी। वो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के धाने पे जरा सी लड़खड़ाई थी, टूटी सुर्ख जूती पांव से लटक रही थी। वो अपने सुनहरी सिक्कों वाले फ्रॉक में पाशा की सियाह कार से निकल रही थी। और भी तुर्की और पाकिस्तान के बहुत से तस्वीर पाशा के बंदे हर पल उसका ताकुब करते थे। उसे यकीन था वो बेदिली से बाहर आ गई। उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसने बहुत सा सामान इकट्ठा कर रखा था, मगर कोई कमजोरी तो पाशा की भी होगी। कुछ सोचकर उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना तीसरी मंजिल तक जाता था। वहां पाशा का कमरा था। बहारे बात बेबात जिक्र करती राहदारी का आखिरी कमरा। वो उधर गई तो नहीं थी, मगर जाने में हर्ज भी क्या ना था। उसे उस घर के बारे में जितना पता होता अच्छा था। वो नंगे पांव जीने चढ़ती ऊपर आई। चाबियों का गुच्छा उसने आयशे के दराज से निकाल लिया था। आखिरी कमरे का दरवाजा बंद था। उसने एक एक करके चाबियां लगानी शुरू की। चौथी चाबी पे लॉक खुल गया। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। वो बहुत शाहाना तर्ज का बेडरूम था। बहुत ऊंची छत, झिलमिलाता फानूस, दीवार गिर खिड़की के हल्के सुरमई मखमली पर्दे, कालीन भी सुरमई। सारा कमरा गहरे नीले और सुरमई शेड्स में आरास्ता किया गया था। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम के बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाजुक शीशियों को देखा। एक से एक महंगा परफ्यूम उधर रखा था। वो इधर उधर कमरे में टहलती हर शे का जायजा लेते हुए अलमारी की तरफ आई। एक एक करके उसने पांचवें पट खोलने की कोशिश की। पहले चार लॉक्ड थे, आखिरी खुला था। उसने पट खोला और अंदर से बहुत से कीमती नफीस थ्री पीस सूट हैंगर्स में लटके थे। निचले खाने में ब्रीफ केस रखा था। उसने एहतियात से ब्रीफ केस उठाया और बेड पर आ बैठी। ब्रीफ केस लॉक्ड नहीं था। हया ने उसे खोला। अंदर चंद फाइल्स रखी थी और ऊपर एक नोट पैड पे सियाह रोशनाई से तुर्की में कुछ नाम फहरिस्त की सूरत में लिखे गए थे। वो फहरिस्त उठाकर पढ़ने लगी। तभी ब्रीफकेस में से बीप की आवाज आने लगी। वो चौंकी, अंदर कुछ बज रहा था। उसने घबराकर जल्दी से कागज अंदर डाला तो अंगूठे पे एक हर्फ की सियाह रोशनाई लग गई। बहुत तेजी से ब्रीफकेस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा लॉक करके जब वो जीने उतर रही थी तो लाउंज का फोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई और फोन उठाया। हेलो। जवाबन लम्हे भर को खामोशी छा रही। फिर एयरपीस में से अब्दुर्रहमान पाशा की आवाज गूंजी। आयशा किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो जरा संभल कर बोली। आप क्यों पूछ रहे हैं? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर बोला तो उसकी आवाज बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गई या मेरी ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पर घर नहीं जा सकेंगी, समझी? बहुत जब्त से बोला था। हया के कदमों तले से जमीन सिरक गई। उसने घबरा कर रिसीवर क्रेडियल पर डाल दिया, फिर अंगूठे पर लगे स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़ कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुर्रहमान को कैसे इल्म हुआ? उसका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अलबत्ता उसके अंदर कोई उसे कह रहा था अब इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कसरे बेवक अदा और उन बहनों की कशिश, वो अजब मखमसे में पड़ गए। ये अदा चाय के खेत हैं। अगले रोज आयशा ने उसे अपनी एक अजीजा कुबरा खानम का लहलहाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया था। अदा चाय क्या होती है? उसने उस पौधे की तुर्की का नाम मतलब पूछा। अदा यानी जजेरा और चाय यानी टी, और अच्छा हम भी टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंस दी। कुबरा खानम एक मम्मर खातून थी। उसकी फसल तैयार थी, मगर उनके पास कोई हेल्पर ना था उनके साथ फसल चुनता। सो आयशा के कहने पर हया ने लकड़ियां काटने के बजाय कुबरा खानम के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तिजाज में काम करना मुशक्कत तलब था, मगर वो इस नफरत के करीब माहौल में खुश थी। कुबरा खानम से वो छोटी छोटी बातें पूछती रही थी, और जो बातें वो अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में कर जाती वो उन्हें जहन में महफूज करती जाती। उसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अब तन्हा कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कई दफा उसका जी होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने को चाहा था। वापस जाने का इरादा उसने फिलहाल मुलतवी कर दिया था। उसकी छठी हिस्स कहती थी कि बेवकदा में कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे अगर मालूम हो गया तो उसके पास एक कीमती हथियार आ जाएगा, वो जो मुस्तकबिल में उसके काम आ सकता है।
शाम में वो तीनों साहिल किनारे चटाई पे बैठी थीं। आयशे को आज 2 सीप मिले थे, सो वो इन्हें खोल रही थी। हया अब बड़े सीप नहीं चुनती थी, बल्कि बादाम के साइज की सीपियों के खाली खोल रेत से उठा लेती और अब उनके ही ढेर को लिए वो एक माला में परोर रही थी। साथ ही बहारें अपने पॉजल बुक्स के स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगी, उसका लहजा मायूसकुन था। हया ने नन्हे खोल को सुई में परोते सिर उठाकर उसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर उस पर लिखी नज़म को पढ़ा। बहुत आसान है बहारे ठहरो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। उसने दोबारा से वो नज़म पढ़ी, फिर समझ कर बोली, ये एक सफ़ेद छोटी से आंख है, जो छोटी सी आंख है जो चांदी के संदूक में बंद होती है, और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बहारे वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है? बहारे जो उदास नजरों से पजल बुक्स को देख रही थी, एकदम चौंकी।